बंगाल की राजनीति में जो आज हुआ है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी जैसा बड़ा चेहरा यह चुनाव कैसे हार गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती थी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका यह किला इस तरह ढह जाएगा। लेकिन इस हार को समझने के लिए हमें बंगाल के पिछले कुछ सालों के इतिहास को बहुत ही आसान भाषा में समझना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि जनता के मन में आखिर चल क्या रहा था और कैसे धीरे धीरे लोगों का भरोसा अपनी पसंदीदा नेता से कम होता चला गया। ममता बनर्जी की कहानी शुरू होती है साल 2011 में, जब उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन यानी कि लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ फेंका था, और उस समय उन्होंने माँ माटी मानुष का नारा दिया था, जिसका मतलब था कि राज्य की मिट्टी और यहाँ के आम इंसान की रक्षा करेंगी। और शुरुआत सालों में उन्होंने वाकई बहुत काम भी किया, जैसे सड़कों का जाल बिछाना, गांव में बिजली पहुंचाना और कन्याश्री जैसे योजनाएं लाना, जिनसे गरीब बेटियों की पढ़ाई में मदद मिली। फिर साल 2021 में जब भाजपा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, तब भी ममता बनर्जी ने खेला होवे के नारे के साथ एक बड़ी जीत हासिल की और सबको लगा कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन 2021 की उस बड़ी जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर कुछ चीजें बदलने लगी और यहीं से उनकी हार की नींव पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं और मंत्रियों के नाम बड़े बड़े घोटालों में आने लगे, जिनसे जनता के गुस्से को धीरे धीरे भड़क गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शिक्षक भर्ती घोटाला यानी कि एसएससी स्कैम सामने आया, जिसमें टीवी पर करोड़ों रुपए के नोटों के ढेर देखे गए और बंगाल के उन लाखों युवाओं को बहुत बुरा लगा जो सालों से मेहनत करके नौकरी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके हक की नौकरी पैसों के लिए किसी और को बेच दी गई है। और ये गुस्सा सिर्फ शहरों तक नहीं था, बल्कि गांव में भी लोग देख रहे थे कि उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, जबकि सत्ता से जुड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहा था। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या थी कट मनी और सिंडिकेट राज की, यानी अगर किसी गरीब को सरकार की किसी योजना का लाभ लेना होता था या अपना छोटा सा घर भी बनाना होता था, तो उसे स्थानीय नेताओं को कमीशन देना पड़ता था, जिससे आम आदमी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सरकारी मदद उस तक पहुंचने से पहले ही बीच में लुट जाती है। फिर बात आती है संदेश खाली जैसी घटनाओं की, जहां महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव और जमीन हड़पने के आरोपों ने पूरे बंगाल की महिलाओं को डरा दिया। और जिस महिला वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी हमेशा जीतती थी, वही महिलाएं इस बार उनसे दूर होने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी सुरक्षा अब खतरे में है और सरकार दोषियों को सजा देने के बजाय उनका बचाव कर रही है। और इसी बीच बंगाल में रोजगार की भारी कमी भी एक बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि पिछले 15 सालों में बंगाल में कोई बड़ी फैक्ट्री या कंपनी नहीं आई, जिसकी वजह से यहाँ का पढ़ा लिखा युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जाने को मजबूर हो गया। और युवाओं को लगा कि अगर वे बंगाल में रहेंगे तो उन्हें कभी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने भी बहुत समझदारी से काम लिया और उन जनता के उन्हीं दुखों को अपना मुद्दा बनाया। साथ ही ममता बनर्जी का जो सबसे मजबूत वोट बैंक था, उसमें भी इस बार ऐसी सेंध लग गई, क्योंकि मुस्लिम समाज और ग्रामीण इलाकों के लोगों को लगा कि उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे अस्पताल, स्कूल और पक्की नौकरियां अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्हें सिर्फ चुनावी नारों से बहलाया जा रहा है। ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर से हारना इस बात का सबसे बड़ा सबूत बना कि अब जनता बदलाव चाहती है और लोग किसी एक चेहरे के बजाय बेहतर प्रशासन और ईमानदारी को चुनना चाहते हैं। इस तरह वह बंगाल, जहां कभी दीदी की बात को पत्थर की लकीर माना जाता था, वहां के लोगों ने शांति से वोट के जरिए ये बता दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। अगर कोई सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती, तो वह उसे बदलने की हिम्मत भी रखते हैं। आज जब हम इस हार का विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें दिखता है कि यह हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, बल्कि उन सभी गलतियों का नतीजा है जो पिछले कुछ सालों में प्रशासन के स्तर पर हुई थी, जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्थानीय नेताओं की मनमानी ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर पार नहीं कर पाई। और यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जहां विकास और साफ सुथरी राजनीति की मांग सबसे ऊपर है। बंगाल का आम आदमी अब सिर्फ वादे नहीं चाहता, बल्कि वह अपने बच्चों के लिए स्कूल, अपने युवाओं के लिए नौकरी और अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहता है। जब उसे लगा कि वर्तमान सरकार ये सब देने में नाकाम हो रही है, तो उसने बिना किसी शोर शराबे के मतदान केंद्र पर जाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इस पूरे चुनावी सफर को देखकर हमें यह भी समझ आता है कि बंगाल की जनता बहुत जागरूक है और वह इतिहास को याद रखती है। जैसे उसने लेफ्ट को हटाया था, वैसे ही उसने इस बार तृणमूल कांग्रेस को भी एक कड़ा संदेश दिया है कि सत्ता किसी की जागीर नहीं होती।
अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि नई सरकार इन उम्मीदों को कैसे पूरा करती है। लेकिन ममता बनर्जी का यह समय बंगाल के इतिहास में हमेशा एक ऐसे दौर के रूप में याद किया जाएगा जिसने बहुत उम्मीदें जगाई थी, लेकिन अंत में भ्रष्टाचार और आपसी कलह की वजह से अपनी चमक खो दी। बंगाल की गलियों में आज जो सन्नाटा है वह आने वाले बड़े बदलाव की आहट है, और यह हार उस नेता के लिए एक सबक है जो ये सोचता है कि वह जनता से बड़ा हो गया है, क्योंकि अंत में फैसला वही लोग करते हैं जो सुबह लंबी लाइनों में लगकर अपना वोट डालने जाते हैं। इस प्रकार ममता बनर्जी के पतन की यह कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में जमीन से जुड़े रहना और ईमानदारी को बनाए रखना कितना जरूरी है, वरना जनता अर्श से फर्श पर लाने में जरा भी देर नहीं लगाती। और बंगाल ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह अपनी शर्तों पर जीना जानता है और अपनी तकदीर खुद लिखना जानता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।